Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we are going to cover some MCQs from English literature. और MCQ ग्रुप का जो हमारा एक मोटिव था शुरू करने का, और पहले भी हम लोगों ने इसे शुरू किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये ग्रुप है, इसमें हम आपको पूरे मंथ में आपको क्या करेंगे, 25 PDFs आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। मंडे टू फ्राइडे आप लोगों को क्या किया जाएगा, जो 5 to 5 आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाई जाती है। इन 5 पीडीएफ्स में आपके 20 to 25 आपके डेली आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक हो सकता है। और सैटरडे को आप लोगों का एक टेस्ट होगा जिसमें आपके हम 50 क्वेश्चंस उसमें होंगे, और सैटरडे को आपको एक टेस्ट उसमें देना है। अब एक जो मोटिव है इसको शुरू करने के पीछे, जो एक हमने ग्रुप शुरू किया था, ये बेसिकली स्टूडेंट्स से ही डिसाइड करके हमने इसे शुरू किया था। उन्होंने हमें इसे आइडिया दिया था कि जो हमारा ग्रुप था, लिटरेचर वाला जो ग्रुप है, उसमें उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा दीजिए कि पर डे हम प्रैक्टिस कर पाए और वीक में हम एक दिन टेस्ट कर पाएँ खुद को। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, और जब फॉर्म आना शुरू होते हैं या फॉर्म का कोई जॉब वैकेंसी निकलती है, तब हम तैयारी शुरू कर पाते हैं अपनी। और ये एक ही इंसान की कहानी नहीं है, लगभग हर कोई यही करता है। तो एक जो रेगुलर रूटीन है वो टूट जाता है, बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। तो पिछले उसमें हमने देखा था कि जो लोग जुड़े हुए थे उनकी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी। हम लगभग 3 से 4 महीने हमने ये ग्रुप चलाया था, और उसके बाद कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से हमें इसे क्लोज करना पड़ा था। मैं खुद बहुत बिजी हो गया था। बट इस टाइम हमारा ये एक लंबे टाइम के लिए प्लान है कि हम क्या कर पाएँ, इस ग्रुप को चला पाएँ किसी तरीके से। तो अच्छा है, ग्रुप चल रहा है और स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। और ये है कि एक आपको डेली प्रैक्टिस मिल जाती है। जो चार्जेस हैं, आपको सिंपली आपको एक मंथ में सिर्फ 100 रुपीज़ देनी है, और 100 रुपीज़ में आपको 25 पीडीएफ्स मिल जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है, जब तक एक्सपीरियंस है अभी तक स्टूडेंट्स के साथ में, तो जो फ़ी भी थी वो भी डिसाइड स्टूडेंट्स ने ही की थी कि सर फ़ी को काफ़ी कम रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि सभी लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 100 रुपीज़ हमने इसकी फ़ीस रखी थी मंथली। आपको 25 पीडीएफ्स इसमें मिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अभी हम ये पूरी पीडीएफ करने वाले हैं इस वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से। तो एक हैबिट फॉर्मेशन के लिए कि हम डेली कुछ ना कुछ करते रहें, इंग्लिश लिटरेचर के टच में रह पाएँ। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश या यूजीसी नेट इंग्लिश का की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो पहला है आपका कि पहला क्वेश्चन है, विच वेल्श पोइट रोट अंडर मिल्कवुड। सो अंडर मिल्कवुड, तो आपके ऑप्शन है एंथनी हॉपकिंस, रिचर्ड बर्टन, टॉम जोन्स और डायलन थॉमस। तो आपको इनमें से एक आंसर बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर। आपको मैं कुछ सेकंड दूंगा जब तक हम इनके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इनके ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते आप लोग आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या जो हमारा आप लाइव देख रहे हैं तो आप लोग उसे लाइव में लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर है डायलन थॉमस। तो अंडर मिल्कवुड जो थी वो 1954 में एक रेडियो ड्रामा था। तो आप लोग याद रख सकते हैं इसको, 1954 में ये क्या था, आपका एक रेडियो ड्रामा था। और किसने लिखा था, ये था आपका डायलन थॉमस। और इसी से एक क्वेश्चन और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ये कहाँ के थे, तो ये एक वेल्स पोइट थे। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्गरेट एटवुड वॉज बॉर्न इन विच कैनेडियन सिटी। सॉरी, मार्गरेट एटवुड वॉज बॉर्न इन विच कैनेडियन सिटी, वैनकूवर, टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल। तो आप लोगों के लिए कुछ मैं इसे तब तक दोबारा इसे रिपीट कर लेता हूँ। आप लोग अपना आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, वैंकूवर, टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल।
तो मॉन्ट्रियल, ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, ये है आपका ओटावा। तो उनका जो जन्म हुआ था वो एक कैनेडियन सिटी में हुआ था। तो आप लोग इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि कौन सी सिटी से वो बिलोंग करती थी। वो कैनेडियन थे, वेल्स थे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पूछे जाते हैं। How has Stephen Dunn been described in Oxford Companion of 20th Century Poetry? तो ये आप लोगों ने होपफुली, इसे अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों को मैं एक बता दूं कि आप अगर गूगल पे जाएंगे और इसे टाइप करेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को। अब पोइट ऑफ मिडिलनेस, कैप्चरिंग अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल मरूननेस, or one of the leading prairie poet, had some distinction as a critic। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, a poet of middleness, capturing a sense of spiritual maroonness, one of the leading prairie poet, had some distinction as a critic। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका a poet of middleness। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें हम ज़रूर एमसीक्यू जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसमें हम करने की कोशिश करेंगे, उसे लेने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन दिस फेमस लाइन is this famous line, did my heart love till now, forswear at sight, for I never saw a true beauty until this night, A Midsummer Night, Hamlet, Othello और रोमियो एंड जूलियट। तो आपके ऑप्शन है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, ऑथेलो और रोमियो एंड जूलियट। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं एक तरह से आपका टेस्ट होता रहेगा और साल भर आप इसे चला सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। तो आंसर आप लोगों का है रोमियो एंड जूलियट। तो आप लोग देख सकते हैं डी आपका क्या है, आंसर है रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर। ओके, मैं अभी रोमियो एंड जूलियट जो था वो कौन से वर्क पे डिपेंड है, अगर आप लोग अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा साथ में चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक वर्क था जिस पर रोमियो एंड जूलियट डिपेंड करता है या उस पर मॉडल्ड लिखा गया है। तो आप लोग उसको सिंपली आंसर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं चैलेंज करता रहूँगा क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी साथ साथ चल रहा है, तो उसमें आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। Who wrote this famous line? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. T.S. Eliot, लॉर्ड टेनिसन, शार्लेट ब्रॉन्टे और शेक्सपियर। शार्लेट ब्रॉन्टे का सेकंड नेम क्या है जो कि उनका पेन नेम था? तो आप लोगों को बता दूं कि ये फेमिनिस्ट वर्क का, फेमिनिस्ट अगर आप बोले फेमिनिस्ट जो हैं उनमें एक बहुत एक एग्जाम्पल है कि फेमिनिज्म जो शुरू हुआ था उसका बेसिक रीज़न क्या था। तो शार्लेट ब्रॉन्टे ने खुद अपना नाम चेंज करके अपने जो नॉवेल्स थे वो लिखे थे। तो उनका शार्लेट ब्रॉन्टे का नाम क्या है? आप लोगों बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहूँगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग चैलेंज कम से कम होते रहेंगे। हमारा जो मोटिव है एमसीक्यू डायरेक्ट पूछने का नहीं है, बल्कि हमारा जो बेसिक है मोटिव मैं कहूँ वो ये है कि आपको लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ब्रेन में हम पुश करते चले जाएं और आप अपनी तैयारी को साल भर चलाते जाइए। तो जिससे आपके अगर 2000-3000 क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तैयार एक साल में, तो अगला जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ईजी लगेगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है वो है टी.एस. एलियट, लॉर्ड टेनिसन, शार्लेट ब्रॉन्टे और शेक्सपियर। तो ये एक फेमस कोटेशन है शेक्सपियर की। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स? उन्होंने कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया था? फर्स्ट अलिट्रेटिव वर्ड्स, सोनेट फॉर्म, आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक हेक्सामीटर। अलिट्रेटिव वर्ड्स, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि अलिट्रेटिव वर्ड्स जो है ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक है, दिमाग में थोड़ा बहुत रखना है आपको कि ओल्ड इंग्लिश में यूज़ हुआ था। सोनेट फॉर्म, सोनेट भी शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने सोनेट? आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, 15 आपको फिल करना है यहाँ पर कितना है।
तो सोनेट फॉर्म बताइए, कितने सोनेट फॉर्म, कितने सोनेट उन्होंने लिखे थे, आयम्बिक पेंटामीटर और डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सोनेट फॉर्म का मजाक शेक्सपियर ने खुद उड़ाया था, हम कह सकते हैं ही मॉक्ड ऑन सोनेट फॉर्म, बट ironically we can say he wrote so many sonnets as well। आप लोगों को लिखना है कि कितने सोनेट उन्होंने लिखे थे। अब चलिए आंसर बताइए कि इसमें आंसर क्या है। तो आपका जो आंसर है वो है आपका आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर को एक्सप्लेन भी मैं आप लोगों के लिए करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में, जो कि लिटरेरी टर्म्स वाला जो चलेगा, आपका एक पूरी सीरीज़ होगी A to Z, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोइटिक ट्रेडिशन, पोइटिक ट्रेडिशन इनमें से कौन सा नहीं है? द एपिक, द कॉमिक, ऑकल्ट और ट्रेजिक। तो आपके ऑप्शन से हैं द एपिक, द कॉमिक, ऑकल्ट और ट्रेजिक। मैं अभी साथ ही साथ आप लोगों को बताता भी चलूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो अभी जुड़ रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों का क्या चल रहा है, एक तो ये वाली सीरीज चल रही है, उसके साथ में मैंने एक सीरीज चलाई है लिटरेरी थ्योरी की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ये चल रही है, और थर्ड जो है वो MCQ हम साथ साथ चला रहे हैं, ठीक है। तो MCQ में मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस टारगेट करता रहूँगा इन दोनों पार्ट से, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और आप लोग इजीली कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन अगर करूँ, एक क्वेश्चन की विच इज़ द फॉर्म प्रेज्ड बाय और लव्ड बाय प्लेटो। तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने जो सबसे बेस्ट जो फॉर्म बताई है वो कौन सी है? बेस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू पोएटिक ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें बेस्ट फॉर्म जो है एरिस्टोटल ने किसको बताया है? तो आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो आपका क्वेश्चन है 7th वाला, पोएटिक ट्रेडिशन में कौन सा पोएटिक ट्रेडिशन में नहीं आता है? सो दैट इज़ द ऑकल्ट। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग बेस्ट पोएटिक फॉर्म है वो कौन सी है? एपिक है। बाकी प्लेटो के अकॉर्डिंग तो ये है कि जो पोइट हैं उन्हें एक जो आइडियल स्टेट है उसमें जगह मिलनी ही नहीं चाहिए। इन 1960 द कॉलसिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विच पोइटेस। जो कॉलसिस थे, कॉलसिस बुक है वो किसने पब्लिश की थी? तो एलिजाबेथ बिशप, सिल्विया प्लैथ, मैरिन मूर और लॉरा जैक्सन। तो आपका जो आंसर है वो है सिल्विया प्लैथ। तो सिल्विया प्लैथ को भी आप फेमिनिस्ट वाली लिस्ट में रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में कुछ फैक्ट आप इकट्ठे हो रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर है कार्ल सैंडबर्ग जो है प्लैंक्ड वाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। और जो कार्ल सैंडबर्ग थे उन्होंने किस टाइप की इमेजरी यूज़ की थी? सी सीन्स, रूरल इडल्स, वॉर और इनोसेंट चाइल्डहुड। तो उन्होंने कौन सी इमेजरी यूज़ की है? वो है आपका वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु रोट अबाउट द इडलिक आइल ऑफ इनिस्प्री। तो इन्होंने जो आइल ऑफ इनिस्प्री किसने लिखा था? डायलन थॉमस का है, एजरा पॉइंट का है, येट्स का है, W.B. येट्स का है या E. कमिंग्स का है? तो इनमें से किसका वर्क है आइल ऑफ इनिस्प्री? सो ये है आपका W.B. येट्स का है। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा टफ बनाते हैं कि क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले डिस्कशन में, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं 4 से 5, सॉरी 11 चैप्टर्स हो चुके हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सोनेट है वो किस वर्ड से निकल कर आता है, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जाके आप करेंगे और फिर इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछे हैं अभी तक, तो वो आप लोगों को डेफिनेटली आएंगे। तो आप वो 10 to 15 वीडियोज़ अगर आप लोग देखेंगे तो डेफिनेटली अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा आपको कहीं ना कहीं ईजी फील होगा। 6, 8, 12 लाइन्स और 14 लाइन्स। अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नॉट अ पोइट्री फॉर्म। कौन सा पोइट्री फॉर्म नहीं है? एपिक, टेल, बैलेड और सोनेट। तो हम लोग जानते हैं कि बैलेड हो गया, सोनेट हो गया,
एपिक हो गया, ये सभी क्या है। अभी एपिक, जब भी एपिक आपके सामने आए तो आप इसको एरिस्टोटल से कनेक्ट करके रखिए, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्टकट तरीके हैं, बार बार आएगा एपिक, तो एपिक से रिलेटेड कौन है आपका, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था बेस्ट है ये, ठीक है। और अगर हम कहें कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, एपिक है। और एपिक से भी बेस्ट अगर पूछे तो ट्रेजिडी है, उन्होंने कहा था ट्रेजिडी बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपका है टेल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म। जो नेचुरल साउंड को अगर हम बोले वर्ड फॉर्म में तो वो कौन सा है, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल्स, अलिट्रेशन और ऑनोमेटोपिया। तो कौन सा है आप लोगों का, इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। ये होता है, अगर ऑनोमेटोपिया आता है तो आपका ये साउंड से रिलेटेड है। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक लंबे टाइम तक स्टडी कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर इजी क्वेश्चन लगेगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर। सिमली और मेटाफर के बीच में क्या डिफरेंस है, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली टू डिफरेंट वेज इन रेफरिंग टू सेम थिंग। अगर हम कहें कि एक चीज़ को रेफर करने का सेम तरीका है। सिमली इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव, सिमली क्या है, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है। अ सिमली यूजेस as or like to make a comparison and a metaphor doesn't. A simile must use animal in the comparison. So आपका जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसे थोड़ा सा लेंथी बनाया जाएगा, इसलिए कि जो आपको यहाँ पर आंसर होंगे वो ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। सो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे चीज़ों को, आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प मिल जा रही होगी, बट आप इस पे आंसर पे फोकस ना करके ऑप्शन पे फोकस करेंगे, ज़्यादा बेटर है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आपका सी आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ शेक्सपियर ट्रेजिडी। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिडी अगर हम बोले तो यहाँ पे टीचर्स, एंड्रोनिकस, ऑथेलो, मैकबेथ, इनमें से कौन सा नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं आप लोगों के शेक्सपियर की ट्रेजिडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉडल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वो विद लॉस ऑफ एडन, दिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये कौन सा जो एक्सट्रैक्ट है वो आप लोग समझ गए होंगे। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगनिस्ट और डाइवोर्स टेक्ट। पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके मिल्टन, थॉमस मिल्टन के वर्क्स हैं, और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट पर भी डिटेल्ड एक वीडियो में बना चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स का कौन सा नहीं है। तो जॉन कीट्स की भी मैं एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था अपने नोट्स में, Endymion to some ladies to hope or none of the above. So all are written by John Keats. Now let's come to the next one. Who wrote 10 Little Niggers? 10 Little Niggers जो है वो किसका वर्क है? आर्थर कैनन डॉयले, इरविन वेल्स, अगाथा क्रिस्टी और नन ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर है वो है अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी ने इस वर्क को लिखा है 10 लिटिल निगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश इज अ लेट 20th सेंचुरी प्ले रिटन बाय अ वुमेन। तो जब हम इस तरह से किसी वुमेन का वर्क देखते हैं या कोई पर्टिकुलर हम एक फैक्ट बनाते हैं, हमारे पास आता है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसे अगर आप एक सीरीज़ बना लेंगे या एक लिस्ट बना लेंगे, तो जब आप फेमिनिज्म इन लिटरेचर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से, पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। सो क्वीन क्रिस्टीना, टॉप गर्ल्स, कैमिली, द होम कमिंग। तो आपका जो आंसर है वो है कैमिली। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन है आपका, हु रोट द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स।
हाउंड ऑफ द बेस्करविल्स। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने ऊपर नहीं देखा है तो 7409287156 ये हमारा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जस्ट MCQ ग्रुप करके आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ग्रुप में तो। Who wrote The Hound of the Baskervilles? अगाथा क्रिस्टी, H. राइडर हगार्ड और P.D. जेम्स, आर्थर कैनन डॉयले। तो ये आपका वर्क है आर्थर कैनन डॉयले का। तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी 20 क्वेश्चंस किए हैं। होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल with others, and all the best for your upcoming exams. Thank you for watching. See you in next video.